नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, जान लेते हैं आज की टॉप डिफेंस अपडेट्स को। पढ़ते हैं पहले अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों, भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य में इस महीने के अंत में कुछ बड़े रिफिटिंग काम किए जाएंगे और जल्द ही इसका फिर समुद्री परीक्षण यानी कि सी ट्रायल किया जाएगा। ऐसे में खबरें ये आ रही है कि इस साल के अंत तक भारत के दोनों विमानवाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएंगे। और जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी प्लानर्स हैं, जो रणनीतिकार हैं, अब उनका मानना है कि भारत को अब इंडो पैसिफिक और उससे आगे तक के लिए प्रोजेक्ट करना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत और फ्रांस की मीटिंग अभी जल्द ही मार्च में होने वाली है। और फ्रांस की मीडिया की तरफ से खबरें ये आ रही है कि भारतीय नौसेना के लिए जो 26 कैरियर बॉर्न स्ट्राइक फाइटर जेट्स खरीदने हैं, उनकी डील पर इस मीटिंग में साइन हो सकते हैं। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय रक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भारतीय सेना के लिए 142 यानी कि 142 कॉम्बैट वेपन ट्रेनिंग सिमुलेटर्स को खरीदेगा, जिसे कि फास्ट ट्रैक प्रक्रिया और बाय इंडियन कैटेगरी के तहत खरीदा जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये जो सिमुलेटर्स होंगे उनमें 60% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा ये जो सिमुलेटर्स हैं, ये क्लोज क्वार्टर कार्बाइन राइफल्स जैसे कि मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर्स को सिमुलेट करने में सक्षम होने चाहिए। इसके अलावा ये जो वेपन ट्रेनिंग सिमुलेटर्स हैं, इनमें साउंड और एक्चुअल रिकॉइल सिस्टम होना चाहिए सभी फायरिंग मोड में। और प्रैक्टिस करने के लिए इसमें अलग अलग स्टैटिक और मूविंग टारगेट्स भी होने चाहिए। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दरअसल भारतीय वायुसेना इस वक्त 11 बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर का इस्तेमाल करती है और इनमें से पहले 3 2013 में भारत आए थे। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इनमें अपग्रेडेशन किया जाएगा ताकि इनकी एयर लिफ्ट क्षमता जो है वो बढ़ाई जा सके। C-17 के अपग्रेडेशन के लिए नेगोशिएशन चल रहा है और ये कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से होगा, जिसमें कि इस एयरक्राफ्ट के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स को आधुनिक बनाया जाएगा। और यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा जो बड़े अपग्रेडेशंस हैं वो बाद में किए जाएंगे, जिसमें कि इस एयरक्राफ्ट में फ्री फॉल पैराशूटिंग क्षमता और सैटेलाइट इनेबल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स लगाए जाएंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG लोगों के हस्तक्षेप को कम करने के लिए निगरानी रोबोट्स को खरीदेगी, जिससे कि किसी भी खतरनाक वातावरण में बिना किसी दिक्कत के निगरानी की जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक NSG 13 4 पहिए वाले रोबोट को खरीदेगी, जो दिन रात में काम करने में सक्षम होंगे। रोबोट रिमोट कंट्रोल सिस्टम के द्वारा इंडोर और आउटडोर वातावरण में लाइव ऑडियो और वीडियो की टो ले सकेंगे। ये रोबोट 360 डिग्री इंफ्रारेड कैमरे से लैस होंगे, जिससे कि आसपास की स्थिति और मानव की उपस्थिति का पता लगाया जा सके। रोबोट उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने में भी सक्षम होंगे। अगर ये उलट जाए तो ये ऑटोमेटिक सीधे भी हो सकते हैं। इन रोबोट की मदद से दूर से लक्ष्य पर नजर रखी जा सकती है। ये रोबोट आकार में छोटे और खतरनाक क्षेत्र में घुसने में सक्षम होंगे। NSG निगरानी उद्देश्यों के लिए 10 2 पहिए वाले दिन और रात में सक्षम रोबोट को खरीद रहा है, जिससे इन रोबोट के शामिल होने से इंसान की निगरानी की सीमाएं बढ़ जाएंगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO का जो टेक्नोलॉजी फंड इनिशिएटिव है, उसके तहत अब DRDO भारत के स्टार्टअप्स को खोज रहा है जो कि ड्रोन और स्वार्म ड्रोन्स को हैंडल करने का सॉल्यूशन तैयार कर सके। और आपको मैं बता दूं कि कई प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कई प्राइवेट सेक्टर्स जो स्टार्टअप्स हैं, वो भारत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स पर काम कर रहे हैं, यानी कि EMP पर, जो कि बड़े अनमैन्ड एयरक्राफ्ट और स्वार्मिंग ड्रोन्स को एंगेज कर सकता है और उन्हें नीचे ला सकता है। और EMP का इस्तेमाल करने से स्वार्म ड्रोन के ऑनबोर्ड सिस्टम में, खासकर कि उसके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में माल फंक्शन किया जा सकता है। इस तरीके से ये सिस्टम अपने टारगेट को नीचे ले आते हैं। वहीं जो दूसरी तरफ लेजर आधारित हार्ड किल सिस्टम होते हैं, वो केवल एक UAV को गिरा सकते हैं। लेकिन ये जो EMP आधारित सिस्टम है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स है, वो स्वार्म ड्रोन्स के झुंड को 1.5 यानी कि 1.5 किलोमीटर की रेंज में उन्हें गिरा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि AMCA फाइटर जेट को लेकर आ रही है। दरअसल भारत का जो 5th जनरेशन का AMCA फाइटर जेट है, उसमें अब बैटलफील्ड मैनेजमेंट टैबलेट भी होगा, जो कि पायलट्स की सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाएगा और साथ ही पायलट्स को जो क्रूशियल डाटा और टेक्निकल डिटेल्स है एयरक्राफ्ट की, उसे भी देगा। दरअसल AMCA में कंप्यूटिंग का बेहद उच्च स्तर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंट्रोल, मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन इस कंप्यूटिंग पावर को इनहांस भी करेगा। दरअसल ये जो बैटलफील्ड मैनेजमेंट टैबलेट है, ये पायलट को एयरक्राफ्ट का प्री चेक डेटा भी देगा उड़ने से पहले, और एयरक्राफ्ट में अगर कोई दिक्कत है तो उसका डायग्नोस भी करेगा। दरअसल बैटलफील्ड मैनेजमेंट टैबलेट में शुरुआत में कुछ बेसिक टेस्ट होंगे,
जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट, डेटा कलेक्शन और फ्लाइट मैनुअल होगा, लेकिन बाद में इसमें वेपन कॉन्फ़िगरेशन डिटेल, मिशन प्रोफाइल, सेंसर डेटा फ्यूजन भी होगा एयरक्राफ्ट का। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, एम्ब्रियर के जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स से बात करना शुरू कर चुकी है C390 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बिक्री के लिए। और ये जो C390 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो भारत के अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में काम भी कर सकता है। दरअसल एम्ब्रियर और HAL दोनों ही मिलकर एक कंबाइंड ऑफर यानी कि एक संयुक्त ऑफर भारतीय वायुसेना को देंगे, और अगर भारतीय वायुसेना इसे चुनती है तो इसके बाद इसके लिए एक डिटेल स्टडी भी शुरू की जाएगी ताकि इसे कस्टमाइज भी किया जा सके और इस पे कई इंडियन मेड सिस्टम भी लगाए जा सके। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, इस साल जो गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा, इस दौरान कर्तव्य पथ पर 50 विमान हिस्सा लेंगे। इसमें नौसेना का IL-38 भी शामिल है, जिसे इस समारोह में पहली और शायद आखिरी बार प्रदर्शित किया जाएगा। दरअसल ये जो जहाज है वो उन 50 विमानों में शामिल होगा जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। IL-38 जो कि भारतीय नौसेना का एक समुद्री विमान है और इसने लगभग 42 वर्षों तक सेवा दी है। इस बार जो गणतंत्र दिवस परेड फ्लाई पास्ट होगा उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है वो अलग अलग संरचनाओं में अपना प्रदर्शन करेगा। उसके बाद तिरंगा, ध्वज, रुद्र और बाज अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि चाइना हमारे पड़ोसी देशों पर कर्ज का जाल बढ़ा रहा है। ऐसे में 2 ऐसे देश हैं जो कि बुरी तरीके से चाइना के चंगुल में फंस चुके हैं। पहला श्रीलंका और दूसरा मालदीव। ऐसे में ये सारी बातें भारत को मालूम है कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों ही देशों में अब चाइना का प्रभुत्व लगातार बढ़ता जा रहा है और ये भारत के लिए एक बड़ी टेंशन है। और इसी कड़ी में अब भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर मालदीव पहुंचे हैं। आपको मालूम होगा दोस्तों, मालदीव में भारत विरोधी काम किया जा रहा है, खासकर कि इंडिया आउट कैंपेन वहां पर चल रहा है और इस कैंपेन को कर रहा है उनका पूर्व राष्ट्रपति यामीन, जो कि भारत के खिलाफ जहरीले बयान देता आया है। दरअसल मालदीव पर चीन का कर्ज काफी ज्यादा हो चुका है। ऐसे में भारत ने मालदीव को करोड़ों डॉलर की भी मदद की है। इतना ही नहीं, भारत ने तो कोविड के दौरान मालदीव की काफी मदद की। डॉक्टर S जयशंकर जी का ये जो दौरा है मालदीव का, इस दौरान कहा यह जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। और इसके अलावा विदेश मंत्री मालदीव के बाद श्रीलंका भी पहुंचेंगे, क्योंकि श्रीलंका इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। और आपने दोस्तों देखा होगा पिछले कुछ महीनों में भारत ने श्रीलंका की बड़ी मदद की और अरबों डॉलर की मदद श्रीलंका को भेजी। ऐसे में अब श्रीलंका भारत से चाहता है कि वो अपने कर्ज को रीस्ट्रक्चर कर दे। यानी कि दोस्तों साफ तौर पर ये बात समझ में आ सकती है कि मालदीव और श्रीलंका दोनों ही भारत की शरण में आ चुके हैं और भारत के लिए अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोल निभाना जरूरी हो गया है। दरअसल श्रीलंका दोस्तों इस वक्त इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 2.9 अरब डॉलर का कर्ज लेना चाहता है, ताकि श्रीलंका अपने जो कर्जदाता देश हैं, जिनमें कि चीन नंबर 1 है, दूसरा जापान है और तीसरा भारत है, उनसे वित्तीय आश्वासन मिल सके उसे। हालांकि दोस्तों IMF श्रीलंका को यह बात साफ तौर पर कह चुका है कि अगर श्रीलंका लोन चाहता है तो भारत और चीन अपने कर्ज को कम करने के लिए तैयार हैं। हालांकि भारत ने श्रीलंका को इस बात का आश्वासन दे दिया है, लेकिन चाइना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दोस्तों पिछले साल से एक खबर सामने आ रखी है कि भारतीय नौसेना की जो 8 रिटायर्ड नौसैनिक हैं उन्हें अभी तक कतर ने रिहा क्यों नहीं किया है। और आपको मालूम है कि जो कतर है वो पाकिस्तान का गहरा दोस्त है। ऐसे में दोस्तों बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि भारत के लाख बोलने के बावजूद भी कतर इन पूर्व नौसेना अधिकारियों को नहीं छोड़ रहा है। और ये जो हमारे 8 रिटायर्ड भारतीय नौसेना अधिकारी हैं उनको अभी तक ये उम्मीद है कि भारत उन्हें वापस यहां से ले जाएगा। दरअसल इन 8 रिटायर्ड भारतीय नौसेना अधिकारियों पर कतर ने जासूसी का आरोप लगाया और इस जासूसी की वजह से इन्होंने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इस बारे में कहा भी है कि यह मामला काफी संवेदनशील मामला बन चुका है। और एस जयशंकर जी ने कहा भी था कि भारत के राजदूत और बाकी के जो सीनियर अधिकारी हैं लगातार कतर के साथ संपर्क कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कतर इसे अलग तरीके से डील कर रहा है। दरअसल ये जो रिटायर्ड अधिकारी है नौसेना के, अभी हाल ही में इसी महीने दोहा की एक अदालत ने इन अधिकारियों की कैद को 1 महीने और बढ़ा दिया है और ये जो अधिकारी हैं वो 30 अगस्त 2022 से जेल में हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लिए ये पूरा का पूरा जो मसला है वो एक कूटनीति बन चुका है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट भी आप समझ सकते हैं। दरअसल ये जो अधिकारी थे वो जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे उसका जो मालिक है वो ओमान का नागरिक है। इसके अलावा ये जो मालिक है वो रॉयल ओमानी वायुसेना में बतौर स्क्वाड्रन लीडर होकर रिटायर भी हुआ है। इस अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया है लेकिन उसे रिहा कर दिया गया, यानी कि कंपनी के मालिक को रिहा कर दिया, लेकिन जो उसके साथ काम कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार करके रखा हुआ है। अब दोस्तों कतर का
आरोप भारत पर यह है कि ये जो 8 अधिकारी थे नौसेना के रिटायर्ड, वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। हालांकि भारत इस बात को साफ तौर पर मना कर चुका है, लेकिन अभी तक ये बात तय नहीं हो पाई है कि ये अधिकारी कब वापस लौटेंगे। यहाँ पर दोस्तों भारत को अपनी कूटनीति दिखानी होगी कि इन अधिकारियों को किस तरीके से वापस लाया जाए, और इस तरीके के जो आरोप कतर ने लगाए हैं इनके ऊपर जासूसी के, उसे भी किस तरीके से हटाना है, ये भारत को अब सोचना होगा। अगली अपडेट दोस्तों चाइना और ताइवान को लेकर आ रही है। दोस्तों ताइवान और चाइना के बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में युद्ध का खतरा ताइवान को सता रहा है और ताइवान लगातार कई फैसले ले रहा है, जिसमें कि वो अमेरिका से कुछ हथियार भी लेगा। और यही नहीं बकाया था, अब इस युद्ध के खतरे को देखते हुए ताइवान महिलाओं को भी ट्रेनिंग देगा। हालांकि ताइवानी जो महिलाएं हैं उनके लिए मिलिट्री ट्रेनिंग पुरुष जैसी अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन जो महिलाएं रिजर्व फोर्स में शामिल होना चाहती हैं वो भी अपनी इच्छा से वो ट्रेनिंग में शामिल हो सकती हैं। तो फिलहाल के लिए ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब में आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।